Hello students, welcome in our Bionet Physics series, and today we are going to discuss our first topic in this unit, that is the Newton's laws of motion. So heading लगा लीजिएगा बच्चों, Newton's laws of motion. आपके चैप्टर का नाम ही है लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. इसमें भी हम पहला वाला लॉ देखेंगे, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ and it is based on the concepts that I have previously taught. So पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इनर्शिया समझाया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. क्लियर है बच्चों? तो अभी न्यूटन्स लॉज, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, दैट इज अ स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट लॉ. कैसे लिखेंगे देखिए, ये फर्स्ट लॉ को एज इट डिफाइंस द इनर्शिया, it defines the inertia. It is also called as law of inertia. It is also called as law of inertia. So what is it? What is the Newton's first law? That is Newton का first law देखिए. Newton's first law state as the body continues its state of rest or the motion unless external force acted on it to change the state. So this is what the statement of the first law of Newton's first law, that is the body continue its state of rest or the motion. बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में उसका जो यूनिफॉर्म मोशन है वो कंटिन्यू रहने की कोशिश करेंगे. कब तक कि ये रहेगा? जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करते हैं. क्लियर है? अगर हम कोई से भी बॉडी पर, अगर सपोज करें कि ये पेन है, ये पेन अगर यहाँ पर स्टेडी स्टेट में है तो ये अपनी खुद की स्टेडी पोजीशन वैसे की वैसे रहने देता है जब तक कि मैं उसको उठाकर यहाँ से वहां नहीं रख देती. दैट मीन्स when I have applied the external force on that body, then and then only the displacement is occur. Clear? So that is the meaning of this first law. The body continue its state of rest or the motion unless external force acted on it. Clear है बच्चों? तो इसी को भी ऐसे ही लिखा जाता है कि if the force, और बोलेंगे net force equals to 0, that means acceleration of the particle is also equals to 0. अब नेट फोर्स यानी क्या होता है? नेट फोर्स यानी होता है कि सिस्टम पर जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उन सभी की एडिशन, जितने भी नंबर ऑफ, अब मैंने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे उतनी सबकी एडिशन, दैट इज इक्वल्स टू 0. और ऐसे सिचुएशन को क्या बोला जाता है? दैट इज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो आपको जब भी फर्स्ट लॉ पर एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आते हैं तो तब आपको गिवन रहेगा कि सिस्टम कैसे है, इक्विलिब्रियम में गिवन है. तब जाकर आपने ये डिसाइड करना है कि वो सिस्टम पर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दैट फोर्सेस हैविंग द सम इज इक्वल्स टू 0. एंड एज द फोर्स इज इक्वल्स टू 0, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास तो कभी 0 नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0. So this is what the Newton's first law. I have again repeated. What is it? The body continue its state of rest and the motion unless external unbalanced force is acted on it to change the state. अगर कौन से भी बॉडी की, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहेगी. अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही अपना कंटिन्यू करेंगी. लेकिन मोशन में रहते समय उसकी वेलोसिटी कैसी रहती है? वेलोसिटी इज रिमेन्स कांस्टेंट.
वेलोसिटी क्या है उसकी, कांस्टेंट है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लॉ. ओके, सो व्हाट इज द, दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज continue its state of rest or the motion. And what is it? It is the inertia. That's why as it defines the inertia, इस first law को क्या बोला जाता है? That is the law of inertia. Okay? So इतना नोट करना है बच्चों. और ये स्टेटमेंट हमेशा ध्यान में रखना कि if net force acting on the system is equals to 0, that means system is in equilibrium. जितने भी number of forces है उतने 0 कर देना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो न्यूमेरिकली उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको समझाते हैं. पहले इसको नोट करिएगा बच्चों. सो फर्स्ट लॉ क्या समझाता है बच्चों कि इफ नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देखिए कि अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा बॉडी पर, देन द बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट. Same is the meaning, that is F1 plus F2 plus F3. If it is equals to 0, then A net is equals to 0. So यही बात ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ समझना चाहते हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है. और ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है हम आपको रफ में समझा देते हैं, एक रफ आइडिया दे देते हैं. दैट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम. तो अब कौन सा भी ब्लॉक हो, पुली हो, तो उसको जो ब्लॉक्स रहता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट. उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, पॉइंट से करना है. एंड वी कैन शो ऑल द फोर्सेस ऑन इट. वी कैन शो all the forces acted on it, क्लियर है. और ये जो सारी सिस्टम रहती है जो हम एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम. अब ये कैसे निकालना है हम आपको फर्स्ट एग्जांपल जब लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन ये बॉडी की डायग्राम जब बनाते हैं हम, देन वी कैन कंसीडर द सिस्टम फ्रॉम द ग्राउंड. सिस्टम can be considered from the ground. तो देखिए क्या करना है कि सपोज एक मास यहाँ पर समझाती हूँ. अगर ऊपर की तरफ अगर टेंशन T है और नीचे की तरफ इसका वेट क्या आएगा, mg आएगा, तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम यानी ये ब्लॉक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पॉइंट से. तो ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ mg, और भी कोई अगर फोर्सेस होंगे तो हम इसमें ऐड कर देते हैं. नीचे की तरफ और कोई टेंशन T2 होगा तो वो भी हम ऐड कर देंगे. सो दिस इज व्हाट द फ्री बॉडी डायग्राम. क्लियर है बच्चों. पहले इसको रूल्स को आप नोट कर लीजिए ताकि आपको ये एग्जांपल हम समझा सके. क्लियर. तो चलते हैं हमारी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ. फाइंड द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग. ये दोनों स्ट्रिंग यहाँ पर गिवन है. इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. अब देखिए यहाँ पर कि एक ब्लॉक है 2 kg का, ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरा स्ट्रिंग है यहाँ से. तो सपोज करेंगे कि ये ब्लॉक से टेंशन हमेशा दूर चले जाता है, दैट इज T. ये ब्लॉक की तरफ से इधर चले जाता है, दैट इज इक्वल्स टू T. अब इधर ये दूसरा स्ट्रिंग आ गया, दैट्स व्हाई यहाँ पर T नहीं लगेगा. ये ब्लॉक से दूर जा रहा और ये भी ब्लॉक से दूर जा रहा, ये भी ब्लॉक से इधर की तरफ दूर ही जाएगा. सो सपोज इट इज T1. क्लियर है बात बच्चों. मैं क्या समझा रही हूँ, कौन से भी ब्लॉक पर अगर आप टेंशन निकाल रहे हो तो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड रहेगी. आउटवर्ड यानी क्या कि जैसे आप सपोज करिए कि यहाँ पर आप बैठे हो और छाता खोल लेना है, तो छाता कैसे खोलेंगे आप, ऊपर की तरफ. ठीक है, तो ऊपर की तरफ. यहाँ पर अगर बैठे हो नीचे की तरफ तो नीचे की डायरेक्शन पे आप छाता खोलोगे. क्लियर. ताकि उससे अवे फ्रॉम द पॉइंट जाना है. एक बात हमेशा ध्यान में रखना. सो इतना अगर क्लियर हुआ होगा आपको, तो ये T और नीचे की तरफ इस पर 2 kg में, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 5 kg. तो इधर 5 kg, ये रहा आपका T1 और ये रहा आपका T. तो अब आप इसको
थोड़ा अलग एफबीडी से हम जाएंगे और टेंशन निकालेंगे। आपको टी निकालना है और T1 निकालना है, दोनों निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये वाला साइड में ये टेंशन T1 भी है यहाँ पर नीचे की तरफ ये वाले ब्लॉक पर ये हमने ये जो ब्लॉक है ये 2 kg का यहाँ पर पॉइंट लिया हुआ है और ऊपर की तरफ है हमारा T और नीचे की तरफ इस ब्लॉक का वेट लगेगा, दैट इज m इंटू जी रहता है इसका वेट, लेकिन m क्या है यहाँ पर 2 है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा 2g और नीचे की तरफ और क्या है इसके पास टेंशन T1 भी है, तो नीचे की तरफ हम टेंशन T1 भी निकालेंगे। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट द एफबीडी फॉर द 2 kg। 2 kg के लिए क्या हो गया एफबीडी। हम वापस आपको निकाल कर बताते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 2 kg का एक पॉइंट मास नोट किया है, नीचे की तरफ उसका क्या लगेगा दैट इज mg यानी 2g और ऊपर की तरफ जो है दैट इज t। क्लियर? अब यहाँ पर और कोई फोर्स है, ये वाले स्ट्रिंग का फोर्स आएगा, जैसे जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ टेंशन रहेंगे, तो अलग टेंशन है, सो इट इज इक्वल टू T1 नीचे की तरफ है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर निकाला। ठीक है, तो अब ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हो नहीं सकता क्योंकि सिस्टम कैसी है इक्विलिब्रियम में है, यानी नेट फोर्स ऊपर की तरफ और नेट फोर्स नीचे की तरफ इन दोनों का सम क्या आने वाला है 0 आने वाला है। दैट मीन्स ऊपर की तरफ का फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा नीचे की तरफ का फोर्स, दैट मीन्स ये जब बैलेंस होगा तभी जाकर ये 0 आएगा। सो T इज इक्वल टू क्या आएगा T1 प्लस 2g। क्लियर है बच्चों? तो ये तो बात होगी आपकी 2 kg की। अब बात करते हैं हम 5 kg की, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब 5 kg के पास चलिए, 5 kg को हम पॉइंट मास से डिनोट कर देते हैं 5 kg। अब नीचे की तरफ इधर कोई दूसरा स्ट्रिंग है नहीं, तो नीचे की तरफ क्या आएगा ओनली 5g और ऊपर की तरफ यहाँ पर कोई दूसरा स्ट्रिंग है क्या, एक ही स्ट्रिंग है। ओके, तो इधर आएगा T1। क्लियर है? तो 5 kg के ऊपर में T1 है, नीचे में 5g है, तो दूसरा और कोई फोर्स नहीं है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, सो T1 इज इक्वल टू व्हाट 5g। तो दिस इज व्हाट द सेकंड। अब g का नॉर्मल वैल्यू अगर आपको गिवन होगा तो मैथमेटिक्स में 9.8 या 10 ऐसे लिए जाता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन अगर इजी पर्पसफुली करना हो तो g का वैल्यू नॉर्मली 10 लेना है। तो यहाँ पर g का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, दैट इज 5 into 10, सो टेंशन आएगा 50 न्यूटन। टेंशन एज इट इज द फोर्स इट हैविंग द यूनिट न्यूटन। अब ये T1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देती हूँ, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है इसको। सो T1 का वैल्यू 50 प्लस 2 इंटू g का वैल्यू 10, तो 50 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 70 न्यूटन। तो वही निकालने के लिए बोला था टेंशन इन द बोथ स्ट्रिंग, T भी निकाल दिया और T1 भी निकाल दिया, दैट इज 70 न्यूटन एंड 50 न्यूटन। तो एकदम आसान सी बात करना है कि कौन सा भी आपको ब्लॉक दिया हो, स्ट्रिंग दिया हो, पुली दी हुई हो, पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है ताकि आपको ये समझ में आए और आप कंफ्यूज ना हो सको। और जितने भी इक्वेशंस रहेंगे उसको एक साइड में लिख लेना है और उसको सॉल्व करना है। जो लास्ट वाला इक्वेशन रहता है ऑलवेज गिव्स द वैल्यू और उसके बाद उसके ऊपर के इक्वेशन को सॉल्व करते आना है। क्लियर? तो इसको नोट करिएगा, हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं आज के लेक्चर। तो बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप थोड़े एडवांस एग्जांपल लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो और आसानी हो समझने के लिए। तो यहाँ पर भी गिवन है कि सिस्टम कैसी है इक्विलिब्रियम में है और टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग निकालना है। तो अब सपोज दिस इज द टेंशन T1 और ये सपोज टेंशन यहाँ पर दे देते हैं T2 और यहाँ पर ये डॉटेड करके आपको एंगल गिवन है दैट इज 37 डिग्री। क्लियर है? तो अब बात करेंगे सबसे पहले T1 और T2 की बात करने से पहले, अब यहाँ पर इंक्लिनेशन दिख रहा है, अगर ये वर्टिकल होता तो हम डायरेक्टली ले लेते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा इंक्लिनेशन आता है या फिर उसका टेढ़ा लाइन अगर आता है तो आप उसको क्या लेना है कंपोनेंट लेना है। ओके, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये इंक्लाइन है, इंक्लिनेशन का एंगल अगर गिवन है तो आपको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। क्लियर है? तो अब मैं इसकी एफबीडी बनाने जा रही हूँ, दैट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम। ये रहा 5 kg का, अब इधर रहा आपका T1, ठीक है, और इधर क्या आएगा 5 kg का वेट
m इंटू जी, m क्या है 5 इंटू जी। अब ऊपर की तरफ देखते हैं, ये 37 है, तो यहाँ पर मैं और एक परपेंडिकुलर बना देती हूँ ताकि ये सीधा दिखे आपको। और ये देखिए यहाँ पर अब ऐसी डायग्राम बन चुकी है, ये आपको 37 गिवन है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा 37। तो ये अगर 37 है तो ये इसके साथ में उसने एंगल बनाया है, जिसके साथ में एंगल बनाते हैं वो क्या लेते हैं हम, दैट इज कॉस, और जिस उसके परपेंडिकुलर में कौन सा लेते हैं हम, साइन। सो यहाँ पर क्या आएगा T2 cos ऑफ 37 और इधर आएगा T2 साइन ऑफ 37। मैं यहाँ पर भी आपको समझा रही हूँ कि ये आपको क्या है, अभी T2 गिवन है और ये वर्टिकल के साथ जो जिसके साथ हम एंगल बनाते हैं उसको क्या करना है, cos वाला कंपोनेंट cos ऑफ 37 और इसके परपेंडिकुलर में इधर साइड में T2 साइन ऑफ 37। तो अब आपको ये टेंशन T2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर कौन से पॉइंट पर कौन से वाले फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में T2 cos 37 और इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T2 sin 37। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट हो तो मैं वापस आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर इंक्लिनेशन गिवन है, इंक्लिनेशन भी ये वाला एंगल थोड़ा मैं बड़ा बता देती हूँ, ये वाला ये 37 गिवन है और यहाँ पर एक ब्लॉक गिवन है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर निकाल दिया, तो ये अगर 37 है तो ऑब्वियसली ये भी 37 होगा, ये T2 और इसके साथ एंगल बनाया है, दैट्स व्हाई इट इज cos ऑफ 37 और इधर उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा T2 sin ऑफ 37। वही हमने यहाँ पर किया है, समझा रहे हैं बच्चे, समझ रहे हैं? तो ये हो गया 5 पर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस। इधर की तो बात क्लियर है, इधर कोई फोर्सेस ही नहीं है, इधर T1 और इधर 5G। तो ये अब T2 के कंपोनेंट्स भी हमने निकाल दिए। क्लियर? तो अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, लेफ्ट हैंड फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड फोर्स। तो इक्वेट कर देते हैं। सो T2 cos of 37 is equals to 5G, give it equation number 1, and this is T2 sin of 37 is equals to आएगा T1। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको cos 37 और sin 37 का वैल्यू पता होना जरूरी है। तो बहुत बार हमने ये स्टैंडर्ड वाला एग्जांपल लिया हुआ है कि 37, अगर ये 37 है तो इसके आगे क्या रहेगा 3, ये 4 और ये 5। तो cos ऑफ 37 और sin ऑफ 37 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 एंड sin ऑफ 37 इज इक्वल्स टू व्हाट 3/5। तो ये वैल्यू आपको लर्न होंगे, अगर नहीं होंगे तो ऐसे निकाल कर यहाँ पर वैल्यू पुट करानी है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करती हूँ मैं, T2 cos 37 की वैल्यू कितनी है 4/5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू जी। तो G का वैल्यू रहता है 10, तो 5 इंटू 10 दैट इज 50। ये 5 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, 5/4 आ जाएगा इधर किए तो। सो T2 का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 250/4 न्यूटन। क्लियर है? ये T2 का वैल्यू ऐसे ही आपको ऑप्शन में गिवन है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हो। अब T2 मिल गया, अब T1 भी मिलता है, इक्वेशन 2 में डाल दीजिए वैल्यू। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट T1 इज इक्वल्स टू T2 का ये वाला वैल्यू डाल दीजिए 250/4 इंटू साइन 37 का वैल्यू दैट इज 3/5। तो यहाँ पर चाहे तो आप काट लीजिए इसको 50, सो इट इज 150/4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ। सो ऐसे करके आपने टेंशन T1 भी निकाला और T2 भी निकाला। खाली एक बात ध्यान में रखना कि जो भी इंक्लाइन रहता है उसके कंपोनेंट्स लेने हैं, ना कि वो इंक्लिनेशन वाला T2 खुद लेना है। क्लियर है? ये पूरा नोट कर लीजिए और एडवांस हम एग्जांपल देखते हैं इसके। नोट करिएगा इसको बच्चों। सो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल। ये डायग्राम आपको यहाँ पर गिवन है, दिस इज द सरफेस और यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स है T1 और T2 और इंक्लाइन एंगल गिवन है 30 एंड 60 और ये √2 kg गिवन है। बोला हुआ है फाइंड द टेंशन T1 एंड T2 इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो आपको गिवन है बच्चों फाइंड द टेंशन इन T1 एंड T2 इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो है ये सरफेस है और इधर T2 है और इधर T1 और ब्लॉक गिवन है आपको √2 kg का। क्लियर? तो अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देती हूँ, दैट इज √2 kg, √2 into kg
तो नीचे की तरफ उसका मास आएगा दैट इज √2 इंटू जी। अब इधर आपको ये वाले साइड पर इंक्लिनेशन गिवन है, तो मैं इसको ऐसा बना देती हूँ, इधर साइड में कितना गिवन है दैट इज 30 डिग्री और इधर साइड में गिवन है आपको 60 डिग्री। तो अब जिस एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन रहता है उस एक्सिस के साथ आपके कंपोनेंट्स लेना पड़ता है। तो मैं इधर ऐसा परपेंडिकुलर भी बना देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इधर साइड के कंपोनेंट पहले देख लेते हैं, दिस इज 30 और ये गिवन है आपको T2। तो जिस एक्सिस के साथ उसने एंगल बनाया उस तरफ क्या आता cos, सो T2 cos 30 और इधर परपेंडिकुलर क्या आएगा T2 sin 30। इतना क्लियर हो गया। T2 के पैरामीटर्स लिए जिस एक्सिस के साथ बनाया है दैट इज T2 cos 30 परपेंडिकुलर T2 sin 30। इधर ये कौन सा है आपको T1 गिवन है और इधर 60 बनाया हुआ है, cos इस डायरेक्शन में आएगा T1 cos 60 और इधर साइड में कौन सा आएगा T1 sin 60। क्लियर है बच्चों? सो फ्री बॉडी डायग्राम इसके कैसे निकलेगी ये अब कैंसिल करना होगा आपको। सो देखिए √2g, इधर T1 cos 60, इधर T2 cos 30 और ऊपर T2 sin 30 एंड T1 sin 60। जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस रहे आप उस पॉइंट पर दिखा सकते हो। और खाली एक बात ध्यान में रखना इक्विलिब्रियम के लिए कि नेट फोर्स 0 है, तो ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स। तो इतना अगर क्लियर हुआ होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो T2 cos 30 इज इक्वल टू T1 cos 60। सो यहाँ से सॉल्व करते हैं बच्चों। तो T2 cos 30 का वैल्यू रहता है √3/2, T1 cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से कैंसिल हो गया। सो T1 इज इक्वल टू क्या मिला आपको √3 टाइम्स ऑफ T2। क्लियर है? तो दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम दिस साइड, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों हम। ऊपर की साइड इज इक्वल टू नीचे का साइड, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे T2 sin 30 प्लस T1 sin 60 इज इक्वल टू √2 इंटू जी का वैल्यू डाल देते हैं 10। अब यहाँ से आप T1 का वैल्यू √3 इंटू T2 डाल सकते हो। T2 sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस T1 का वैल्यू डाल दीजिए √3 इंटू T2 और sin 60 का वैल्यू रहता है √3/2, √2 इंटू 10। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से हम, √3 इंटू √3 दैट इज 3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। T2 इंटू 1/2, √3 इंटू √3 दैट इज 3/2 T2। ये भी T2 है, ये भी T2 है, तो ये आ जाएगा टोटल 4/2 इंटू T2 इक्वल्स टू √2 इंटू 10, 2 2s are 4। तो यहाँ से इधर शिफ्ट कर देते हैं T2 इज इक्वल्स टू, तो 5 √2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मैं डिटेल लिख देती हूँ। T2 इज इक्वल्स टू 10 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2, 2 5s are, सो आंसर आता है 5 T2 का। अब ये T2 का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। √3 इंटू T2 का वैल्यू क्या आया हुआ है 5 √2, तो √3 इंटू √2 दैट इज √6 इंटू 5, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ T1। तो ऐसे ही कंपोनेंट्स निकाल कर आपको T1 और T2 का वैल्यू निकालना है। जितने भी नंबर ऑफ, अगर यहाँ पर तीसरा स्ट्रिंग आता है तो तीसरे इसके भी आपको कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे और ऐसा पॉइंट डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और उसको सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों? देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द नॉर्मल रिएक्शन इफ द मास m इज इक्विलिब्रियम। इफ द ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, अब ये इंक्लाइंड प्लेन है और इधर एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर ऐसा स्ट्रिंग ऐसे बंधा हुआ है और ये वाले स्ट्रिंग को, ये मास जो है दैट इज दिस मास इज m, अब ये वाला मास दैट इज इन इक्विलिब्रियम।
तो ये कंडीशन आपको गिवन है और टेंशन निकालने के लिए बोला है और नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली ऊपर की तरफ रहेगा, दिस इज एन, तो नीचे की तरफ उसको बैलेंस करते हुए क्या रहेगा, दैट इज mg। तो ये इधर साइड में उसका mg रहेगा। तो अब इसका बॉडी डायग्राम कैसे हो गया, देखिए कि ये अगर मास m है तो ये साइड में उसका नॉर्मल रिएक्शन है, ये साइड में उसका टेंशन है और नीचे की साइड में mg है। तो अब इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। अब ये थीटा है और ये तो परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, दिस इज 90 माइनस थीटा। अब ये अगर 90 माइनस थीटा है तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसके साइड, इसके साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इधर ऐसा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर बनाते हैं हम, ये इधर साइड में इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, तो mg के साथ ये वाला एंगल, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, थीटा। अब किसके साथ में उसने एंगल बनाया, ये वाले पैरामीटर के साथ में बनाया, ये जो है ये mg और इसके साइड में उसने थीटा एंगल बनाया, तो उसका कंपोनेंट ये वाला साइड के साथ क्या आएगा, दैट इज mg cos ऑफ थीटा। क्लियर है? और ये साइड में उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज mg sin थीटा। सो क्लियर हो गया बच्चों? देखिए इधर वाला भी कंपोनेंट मिल गया, इधर वाला भी कंपोनेंट मिल गया। तो नॉर्मल रिएक्शन m के लिए ये अब आपका मास है, ऊपर की तरफ है आपका n, नीचे की तरफ है mg cos थीटा और इधर साइड में टेंशन T और ये साइड में है mg sin थीटा। तो अब नॉर्मली इक्विलिब्रियम गिवन है, तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए बोला था, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट, mg cos ऑफ थीटा और इधर T इज इक्वल्स टू टेंशन इज इक्वल्स टू mg sin ऑफ थीटा। सो दोनों भी कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए हैं, लेकिन ये जो है ये फॉर्मूला है, एक्चुअली ये हमने आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाया, लेकिन ये फॉर्मूला है। तो आपने ऐसे ही ध्यान में रखना है कि अगर कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है तो ये अगर टेंशन है तो इधर साइड में कौन सा कंपोनेंट रहता है उसका, दैट इज mg sin थीटा। क्लियर है? और ऊपर की तरफ का नॉर्मल रिएक्शन है तो नीचे की साइड में क्या रहता है, mg cos थीटा। ठीक है, नोट करिएगा इसको और ध्यान में रखिए ताकि आपको न्यूमेरिकल समझने में आसानी है। सो चलते बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड द एंगल थीटा, टेंशन T एंड नॉर्मल रिएक्शन n। तो आपको एक ये इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पर एक पुली गिवन है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है वो सेम है, तो इधर अवे साइड T और इधर अवे साइड T। तो पहले हम ये वाला साइड सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। 3 kg के लिए एफबीडी बनेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। 3 kg, नीचे की साइड में क्या आएगा 3g और ऊपर की साइड में क्या आएगा t। क्लियर है? सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कोई दूसरा फोर्स तो है नहीं, तो t इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 इंटू जी। तो g का वैल्यू क्या है आपके पास 10, सो 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन। तो t का वैल्यू तो आपको मिल गया। अब ये अगर इंक्लाइन प्लेन है तो इंक्लाइन प्लेन पर अभी अभी हमने कंपोनेंट देखे हैं, तो उसको बार बार निकालने से अच्छा आप लोगों ने इसको समझ लेना है कि इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या रहती है और इधर वाला कंपोनेंट इसका क्या रहता है। सो इधर अगर लेते हैं हम तो mg दैट इज साइन ऑफ थीटा और इधर वाला कंपोनेंट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए रहता है mg cos ऑफ थीटा। तो इसको हम लिख लेते हैं एक साइड में, दैट इज n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, अभी हमने आपको समझाया था, और इधर टेंशन T इज इक्वल्स टू mg sin ऑफ थीटा। तो अब यहाँ पर m की जगह पर 5 गिवन है तो मैं यहाँ पर 5 लिख देती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 5g sin थीटा एंड cos थीटा। तो अब ये वाले टेंशन को हम सॉल्व करते वक्त 5g इंटू साइन थीटा, लेकिन टेंशन T का वैल्यू यहाँ से आपको पता है दैट इज 30 न्यूटन, तो यहाँ पर मैं इसको 30 लिख देती हूँ और g का वैल्यू डाल दीजिए 5 इंटू 10 दैट इज साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 50, तो 0 0 के साथ कैंसिल हो गया दैट इज 3/5। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या आता है 3/5। सो आप लोगों को अगर एंगल पता होगा तो दिस इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस एंगल, तो ये क्या आता है, अगर साइन ऑफ 3/5 तो ये 5 हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया
अपोजिट साइड, तो एडजेसेंट आता है इसका 4, स्टैंडर्ड रेफरेंस है, तो साइन थीटा अगर 3/5 है तो एंगल आता है इसका 37। सो थीटा मिल गया आपको, दैट इज 37। ये निकालने के लिए बोला था, तो एंगल निकल गया आपका। अब टेंशन भी निकल गया है, टेंशन T इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अब क्या बचा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए फॉर्मूला N इज इक्वल टू 5G cos ऑफ थीटा, दैट इज 37। तो 5G का वैल्यू 10, cos ऑफ 37 अगर यहाँ से लेते हैं तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 4/5। तो 5 के साथ कैंसिल हो गए, दैट इज 40 न्यूटन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये आपका निकल गया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन भी हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन ये हमने कब इजीली सॉल्व कर सके, जब आपको पता है कि इंक्लाइंड प्लेन पर ये वाला कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा लेना है और इधर वाला कंपोनेंट दैट इज mg cos थीटा लेना है। अगर नहीं पता होगा तो आपका टाइम जाएगा। टाइम जाने के लिए वापस वही मेथड से आपको करना पड़ेगा। ये इंक्लिनेशन है, इधर साइड कंपोनेंट और इधर लेना पड़ेगा। अब इसको वापस ऐसा परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, ये वापस थीटा, तो ये थीटा जिसके साथ बनाता है दैट इज mg cos थीटा, और ऊपर की साइड इधर mg sin थीटा। ऐसे भी करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको लर्न नहीं हो तो। लेकिन अगर आपको लर्न हो तो आप आसानी से, मैंने नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा लिया, T इज इक्वल टू दिस वन लिया, लेकिन T यहाँ से भी मिल गया था। अब यहाँ पर मैंने T1 और T2 क्यों नहीं किया, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। जब स्ट्रिंग डिफरेंट हो जाता है, अगर ऐसा मासलेस अगर आता है, आपको न्यूमेरिकल में स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्ट्रिंग कैसी है, दैट इज अ मासलेस स्ट्रिंग है। अगर न्यूमेरिकल में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो आप उसको डिफरेंट लेना। लेकिन अगर गिवन है नॉर्मली 98% एग्जांपल में दैट इज अ मासलेस स्ट्रिंग, तो हमने यहाँ पर T और T लिया हुआ है और उसको सॉल्व किया। नोट करिएगा बच्चों। सो देखिए बच्चों, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। यहाँ पर एक के ऊपर एक ब्लॉक गिवन है, एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द मास एंड सरफेस। तो ये दो ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो निकालना है, और सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला मास कंसीडर करेंगे कि ये वाला स्मॉल m है और ये वाला कैपिटल M है। तो ऊपर की तरफ जो रहता है दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन N, और नीचे की साइड में उसका रहता है मास mg। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, n इज इक्वल्स टू व्हाट, m into g। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n जो इसके ऊपर लगेगा, दैट इज n। तो अब जितना ऊपर लगेगा उतना ही क्या लगेगा, ये नीचे भी लगेगा। क्यों नीचे लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक इस ब्लॉक के ऊपर है। क्लियर है, mg तो है ही, लेकिन इसकी जो रिएक्शन है ये वाले ब्लॉक के ऊपर रहेंगी एंड टुवर्ड्स डाउन साइड में रहेंगी। तो अब कैपिटल M का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की साइड में उसका mg तो आएगा ही, कैपिटल mg, लेकिन उसके साथ में क्या आएगा, उसका ये पहले वाले ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ठीक है, और ये वाले ब्लॉक का रिएक्शन दैट इज N1। तो ये वाले ब्लॉक का रिएक्शन दैट इज N1। तो N1 इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, दैट इज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। वापस N1 इज इक्वल्स टू, ये डायग्राम में नीचे की फोर्स की एडिशन, नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो फोर्स, ये कैपिटल M है बच्चों। तो n का वैल्यू स्मॉल mg प्लस कैपिटल M इंटू g, तो g कॉमन निकाल लीजिए, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू g। दिस इज द normal reaction between the surface and the mass, and this is a normal reaction between the two blocks। तो ये फॉर्मूला वाइज भी आप उसको ध्यान में रख सकते हो, या कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखिएगा कि ये अगर ब्लॉक किसी ब्लॉक के ऊपर है, देन ये इसको बैलेंस करने के लिए नीचे के साइड में mg तो लगता ही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन एक नीचे की साइड में भी लगता है ताकि ये खुद को बैलेंस कर सके। क्लियर है बच्चों? So this is all about the numericals on the first law of motion। ऐसे ही numericals first law के रहेंगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आपके बुक्स में मिलेंगे, उसको सॉल्व करना है। ऑल द वेरी बेस्ट।